Welcome to Medical Ocean. Today our topic is communications. Communication मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास जनरल ज़िंदगी गुजारने के लिए भी, और स्पेशली बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशंस, नर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन जितनी भी हो, टेक्नीशियन, एलएचवीज़ के लिए कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, वर्बल इन नॉन कम्युनिकेशंस, तो सामने वाला बंदा आपको समझ सकता है। अगर आपका कम्युनिकेशंस ठीक नहीं है तो सामने वाला बंदा आपको नहीं समझ सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है कि दो लोगों के बीच में बात करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस कहते हैं। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि, और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी आप लोगों को आ सकते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशंस में अब अगर हम देख ले तो नर्स और पेशेंट्स का ज़्यादा इंटरेक्शन आता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन नर्स और पेशेंट का आता है, क्योंकि नर्स हमारे पास ज़्यादातर हॉस्पिटल में मरीज़ के साथ टाइम गुजारता है, तो इसलिए उसका टाइम ज़्यादा आ जाता है। एक सर्वे हमारे पास हुआ था 2008 में, कंडक्टेड बाय एजेंसी ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी। हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी ने क्या किया था, एक सर्वे किया था 2008 में। कहाँ पे किया था? 49% ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर रिपोर्टेड दैट important patient care information is often lost during the shift change। हमारे पास दो किस्म के शिफ्ट होते हैं। एक 8 to 8 शिफ्ट होता है, मॉर्निंग 8 से लेकर शाम 8, शाम 8 से लेकर सुबह तक, दो शिफ्ट होते हैं। या 3 शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। इन 3 शिफ्टों में जो इन्फॉर्मेशन मरीज़ की बात दूसरे को पहुंचाने को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बीच में क्या हुआ था, लॉस हुआ था, मीन्स किसी को नहीं पहुंचा था। सही है, नंबर 1। Number 2, 42% agreed that problems often occur in the exchange of informations across the hospital units। 42% ने क्या किया कि जो प्रॉब्लम्स है वो अक्सर एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन अक्रॉस द हॉस्पिटल के बीच में। 41% admitted that things fall between the cracks when transferring patient from one unit to another unit। एक आपको होते शिफ्ट करना, सही है, एक आपके पास होते रेफ़र करना, एक आपके पास होता है ट्रांसफ़र करना। सही, शिफ्ट एक बेड से दूसरे बेड को आप शिफ्ट कर सकते हो, सही, या एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक आप भी शिफ्ट या उसको ट्रांसफ़र हम कह सकते हैं। लेकिन कॉमनली एक रेफ़रल होता है और एक शिफ्ट होता है या ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र और रेफ़र में क्या फ़र्क? रेफ़र हम उसको कहते हैं कि मरीज़ को अपने एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल आपने भेज दिया। क्या? एक हॉस्पिटल से अगर पिशावर एचएमसी से आप मरीज़ भेज रहे हो एलआरएच तक, तो ये आपके पास क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। शिफ्ट क्या हुआ, एचएमसी की आईसीयू से अपने मरीज़ को शिफ्ट किया मेडिकल बी वार्ड, तो इसको हम शिफ्ट कहते हैं। तो इसमें ये आप देख लो ऑलमोस्ट 40 अबव % इन्फॉर्मेशन होते हैं वो डैमेज होते हैं, लॉस होते हैं बीच में। तो इसलिए कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब फैक्टर फैसिलिटीज़ एंड इंटरफेरेंस विद effective communications, differentiate therapeutic and non-therapeutic communications and legal aspect of documentation। डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ज़्यादा फोकस कर लो इसमें। फर्स्ट इंट्रोडक्शंस क्या है, आप लोगों को पता है कम्युनिकेशंस क्या है। कम्युनिकेशन इज़ द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ नर्स एंड क्लाइंट्स रिलेशनशिप। ये फंडामेंटल एलिमेंट है। फंडामेंटल किसको कहते हैं? बेसिक एलिमेंट है किसके? नर्स और क्लाइंट मरीज़ को कहते हैं, पेशेंट मरीज़ को कहते हैं। सही, क्लाइंट और पेशेंट क्या है, सेम चीज़ है, मरीज़ को हम कहते हैं। तो उसके बीच में आपके पास क्या है, ये एक फंडामेंटल एलिमेंट्स है। क्लाइंट टीचिंग्स, केस मैनेजमेंट एंड स्टाफ डेवलपिंग्स और ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय नर्स। ये जितनी भी एक्टिविटी है कौन परफॉर्म करता है? नर्स परफॉर्म करता है। इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन द नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ the different levels on which communication is conducted between the nurse and client and among the healthcare workers। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नर्स क्या करता है, अवेयर होता है डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बीच जो कंडक्ट होता है बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट, नर्स और क्लाइंट के बीच में वो कंडक्ट होता है एमंग द हेल्थ केयर वर्कर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उसके बीच में। समझ आ गई? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जो अवेयर हो आप डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के से कंडक्ट करते हैं बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट के बीच में।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिफिनीशन है कम्युनिकेशन रेफर टू गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज और इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, किसी को आप वर्बल या नॉन वर्बल, अब वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है। वर्बल आपके पास है जो ओरली हम बताते हैं, नॉन वर्बल भी हम इशारे के हिसाब से हम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। गिविंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज को हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशंस कहते हैं। फिर अगर हम और डिटेल से इसमें जाते हों तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग थॉट्स, फीलिंग्स, फैक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल्स। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो ट्रांसमिट करता है थॉट्स, आपकी सोच को, आपकी फीलिंग्स को, फैक्ट हकीकत को, एंड अदर इंफॉर्मेशन, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको, इंक्लूडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल्स बिहेवियर, जो आपके पास वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर है उन सब को वो क्या करता है शेयर करता है या ट्रांसमिट करता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, उसको हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशंस कहते हैं। आपके थॉट्स, फीलिंग्स, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस के लिए हम क्या करते हैं, एक मैसेज को दूसरे तक भेजने को हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशंस। अब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस आपके पास क्या है, एलिमेंट्स आपके पास फर्स्ट आपके पास क्या होगा, मैसेज सोर्स होगा कि किस की थ्रू आप मैसेज देते हो, वो सोर्स क्या है। फिर आपके पास मैसेज होगा, फिर आपके पास एनकोडिंग्स, चैनल्स, डिकोडिंग, रिसीवर्स एंड फीडबैक। इस एक को हम पढ़ते हैं आगे डिटेल से कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट आपके पास क्या है, टाइम एंड प्लेस। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें फ़र्क जानो, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके लिए टॉपिक, टाइम और प्लेस लाजमी होता है कि कहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक होगा और किस वक्त होगा। इनफॉर्मल उसको कहते हैं कि उसके लिए कोई फिक्स टाइम टॉपिक या प्लेस ना हो, उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास सेंडर कौन है, मैसेज किस तरह भेजता है, किस चैनल के थ्रू भेजता है, रिसीवर कौन है, सही। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब आपके पास फर्स्ट क्या है, सेंडर या सोर्स। जनरेट अ मैसेज बेस्ड ऑन, अब आपके पास एक मैसेज है उसको आप जनरेट किया, आप उसको किस तरह, एक्सटर्नल से, इंटरनल स्टिमुलाई से। एक्सटर्नल बाहर इन्वायरमेंट की स्टिमुलाई से आपको एक मैसेज डेवलप हुआ, इंटरनल आपके थॉट्स और फीलिंग के हिसाब से, सही, फैक्ट जो आपके माइंड में चल रहा है उसके हिसाब से। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम उसको कहते हैं। उसके बाद आपके पास मैसेज, द इन्फॉर्मेशन सेंट वांट्स टू कम्युनिकेट। अब एक मैसेज है आप किसी को दे रहे हो, सही, एक मैसेज है आपके माइंड में मैसेज आया या बाहर हालात से आपने कोई चीज़ अखज़ किया, वो मैसेज आपके माइंड में आया। अब वो मैसेज आप क्या करते हो, माइंड में जब आए आप उसको डिलीवर करना चाहते हो, जो आपके माइंड में जो बात आई है दूसरों को पहुंचाते हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस बात को मैसेज हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अदर स्पेसिफिक साइन एंड सिंबल्स फॉर सेंडर मैसेज इज कॉल्ड इनकोडिंग। जो आप साइन यूज़ करते हो या आप सोचते हो, जो आप अपने माइंड में चीज़ें बनाते हो, उसको हम क्या कहते हैं इनकोडिंग। इन मीन्स इनर, इन का मतलब क्या है इनर, इनर द ब्रेन, ब्रेन के अंदर आपको जो मैसेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं इनकोडिंग कहते हैं। फिर आपके पास चैनल्स, मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसफ़र। अब कौन सा चैनल है, किसके थ्रू ये मैसेज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, एक बंदे से दूसरे बंदे में ये मैसेज जाएगा। द विजुअल चैनल इज साइट, ऑब्जर्वर एंड परसेप्शन। अब विजुअल चैनल है आपके पास, वो उस पर आप देख सकते हो, लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप परसीव करते हो, किसी को देख के आपने कोई चीज़ परसीव किया। ऑडिटरी आपके पास है, जो आप स्पोकन वर्ड्स एंड क्यूज, जो आप सुनते हो चीज़ों को, उसको आप ऑडिटरी कहते हैं। काइनेकिस्टिक जो है एक्सपीरियंस सेंसेशन, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आप कहते हो, उसको हम क्या कहते हैं। द रिसीवर इज अ पर्सन हु इंटरप्रेट द सेंडर मैसेज। रिसीवर कौन है, जो इंटरप्रेट करता है। अब जो मैसेज आपने भेजा है उसको रीड करने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं डीकोडिंग। मैसेज को डिकोड करना, इनकोडिंग बनाना, डिकोड मीन्स उसको समझना। ये आप लोगों ने याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, उस मैसेज को आपने समझना है। इसमें अगर आपको एमसीक्यूज आएंगे, सेंडर रिसोर्सेज क्या है आपके पास, मैसेज में आपके पास एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, उसको आप कंसेप्ट क्लियर कर लो, सही। फिर चैनल कौन कौन से, 3 चैनल आपके पास कॉमनली यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकते हैं। अच्छा, फिर एंड में क्या होगा, फीडबैक। आपने मैसेज को रिसीव किया, उस मैसेज को आपने परसीव किया, उसको डिकोड किया, उसके बाद आप फीडबैक दोगे। आप उस मैसेज के जवाब में क्या देते हो, तो उसको हम कहते हैं फीडबैक कहते हैं।
जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने सेंड किया, वो अपने रिसीव किया, उस इन्फॉर्मेशन को आप उसके सामने दोबारा एक्सप्लेन करें, उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक। सिंपल अल्फाज में आप लोगों को दोबारा समराइज़ कर रहा हूँ इस इमेज को। नंबर 1 क्या होता है, सेंडर। सेंडर क्या होता है, जो स्टेमुलाई एक्सटर्नल हो या इंटरनल स्टेमुलाई हो, वो आपको प्रोवोक करता है कि एक मैसेज है उस लोगों के साथ शेयर कर लो। दूसरा आपके पास मैसेज है, जो आपके माइंड में वो मैसेज बन जाता है, स्टेमुलाई की वजह से आपके माइंड में एक मैसेज बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। थर्ड आपके पास चैनल्स है। चैनल किसके थ्रू आप इस मैसेज को भेजते हो, रिटर्न में भेजते हो, ओरल भेजते हो, या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप इज्यूम करते हो भेजते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर रिसीवर उसको रिसीव करता है, रिसीव के बाद वो जो पढ़ने की कोशिश करता है उसको हम क्या डिकोडिंग कहते हैं। अब डिकोड के उसने डिकोडिंग के बाद वो जो जवाब देता है उसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो इसको आप लोगों ने समझना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन इज़ द ओनली सक्सेसफुल वे टू रिजल्ट ऑफ बोथ द सोर्सेज एंड द रिसीवर अंडरस्टैंडिंग द सेम इन्फॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन आपके पास क्या है, ओनली सक्सेसफुल व्हेन इट रिजल्ट इन बोथ द सोर्स एंड द रिसीवर अंडरस्टैंडिंग द सेम इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है, सेम इन्फॉर्मेशन वो लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, और उसको समझता है, तो तब आपके पास कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। अगर वो सोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं ले तो आपके पास कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। फिर वेज एंड मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास क्या है, डिफरेंट वेज है हमारे पास मूड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर इन अ वेराइटी ऑफ वेज, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस आर अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आर इन एक्शन। कम्युनिकेशन क्या है आपके पास, वेराइटी ऑफ वेज है, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस एंड कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एक्शन। देयर इज अ मैच बिटवीन वन वर्ड्स एंड एक्शन, कम्युनिकेशन इज एनहेंस। अच्छा, मेन जो आपके पास, अगर आपके साइन और ओरल स्पोकन दोनों सेम हो तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगर आप बोलते कुछ और हो, इशारा कुछ और करते हो, लोगों को कहते हो आ जाओ और हाथ से कहते हो कि मत आ जाओ, हाथ से इशारा करते हो कि मत आ जाओ और लोगों को वैसे कहते हो आ जाओ, तो क्या है, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, लोग कंफ्यूज हो गए। अगर आप हाथ से इशारा भी करते हो कि आ जाओ और ओरली भी कहते हो आ जाओ, तो लोग क्या होंगे, उसको एक बात समझ आएगी, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ख़ुद को कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसलिए मैच चाहिए दोनों के बीच में, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के बीच में। और आ जाओ, हाथ से इशारा भी किया कि आ जाओ, अब हाथ से आप इशारा करते कि मत आओ, इधर कहते कि आ जाओ, तो कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, कन्फ्यूज़ होंगे। तो इसलिए आपके जो क्यूज़ है, जो आपके इशारे है, साइन है, सिंबल्स है, वो हो, और ओरल आपके सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन, हमेशा मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कभी भी एक्शंस यूज़ मत करना है, खामोश रहना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, गुस्सा अगर आपको आ जाए, उसके लिए क्या करना है आपने, अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओ, सही, पानी है तो पानी पी लो, या उस जगह को आप उस टाइम छोड़ो, बाद में आ जाओ, आपके माइंड्स ठंडे हो जाएंगे। अगर गुस्से में आपने कुछ हरकत की, बाद में आप पछताओगे। लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना, सब्र करना अच्छे अखलाक और गुड कम्युनिकेशन की एक साइन है। तो ये आप लोगों ने हमेशा करना है। अब ये आपके पास डिफरेंट क्यूज़ है, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, ट्रस्टवर्थी एंड स्ट्रेंथ, सही है। अब कुछ क्यूज इस तरह होते हैं कि वो कम्युनिटी के हिसाब से होते हैं, एक कम्युनिटी में उसका एक मतलब होता है, दूसरी कम्युनिटी में उसका दूसरा मतलब होता है, सही। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, समझना है अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज़। नेवर रिज्यूम द नॉन वर्बल बिहेवियर इज द सेम मीनिंग फॉर एवरीवन। मैंने आपको बताया कि नॉन वर्बल बिहेवियर जो होते हैं वो सब के लिए सेम मीनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं होता है। सेम इसलिए नहीं होता है कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कम्युनिटी में उसके मतलब चेंज होते हैं। अब अगर कॉमनली मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे दूँ, लोग कहते हैं वर्ड गया, सही। वर्ड गया का जो रियल मीनिंग है वो ये नहीं है, लेकिन कम्युनिटी ने जिस तरह एज्यूम किया है, जिस तरह लोग कहते हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा कि वर्ड गया, अब वो स्पेशली उसका वर्ड गया का मतलब कुछ और है, लेकिन लोग उसको किसी और वर्ड कंटेंट्स में यूज़ करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो कल्चर के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, लोगों की परसेप्शन के हिसाब से वो इशारे क्या होंगे, चेंज होंगे, क्या होंगे, चेंज होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस आपके पास है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशंस, पीस एंड
इंटोनेशंस क्या है, पीस इन इंटोनेशंस है आपके पास फर्स्ट। सेकंड आपके पास सिंप्लिसिटीज़ हैं। थर्ड आपके पास क्लियर एंड कंसिशन है। टाइम एंड रिलेवेंस है। एडॉप्टेबिलिटी है। ह्यूमर्स है। तो ये आपके पास डिफरेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप लोगों ने समझना है। इसको आपने किस तरह इसकी डिफिनीशन एक एक आप लोगों ने देखना है खुद। ये आपके असाइनमेंट हो गए क्रिएटिबिलिटीज़। अच्छा, अब आपके पास इफ़ेक्टिव फीडबैक, इनइफेक्टिव फीडबैक क्या है, इससे आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकते हैं। जस्ट इस तरह के आपको कहेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की फ़ीडबैक में आपके पास क्लियर होगा या नॉट अंडरस्टैंडेबल होगा, टाइमली होगा या अनटाइमली होगा, वैलिड होगा या इनएक्यूरेट होगा। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि इफ़ेक्टिव के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, इंटेंड्स टू हेल्प द एम्प्लॉय, क्या करेगा, हेल्प करेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक एम्प्लॉय की हेल्प करेगा, स्पेसिफिक होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, यूज़फुल होगा, टाइमली होगा, विलिंगली होगा, क्लियर होगा और वैलिड होगा। एट चीज़ें आपके पास है, ये क्या है, इफेक्टिव होंगे। अब इसके अपोजिट क्या है, नॉन इफेक्टिव या इनइफेक्टिव हम उसको कहते हैं। वो क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए तल्ख होगा, अच्छा नहीं होगा, जनरल होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल होगा, जजमेंटल होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, जजमेंटल होगा, यूज़फुल नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, अनटाइमली होगा, मेक एम्प्लॉय डिफेंसिव, नॉट अंडरस्टैंडेबल, इनएक्यूरेट। इसमें फिर क्या है, यही चीज़ें हैं आपके पास। अच्छा, अगर आपने जीनियस बनना है तो आप हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखो। जीनियस उसको कहते हैं कि सब लोग उसकी तारीफ़ करें और सबके माइंड में वो अच्छा, तो आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना है, सही। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं उसको आप लोगों ने करना है। फर्स्ट आप डेवलपमेंट क्या है, खुद में के अंदर आपने डेवलपमेंट लेके आना है। दूसरा के पास जेंडर है, जेंडर का मतलब क्या है, मेल और फीमेल्स, मेल के किस तरह के साथ किस तरह बात करनी है, फीमेल किस तरह बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है, किस अंदाज से बात करनी है, तो ये अपने सीखना है कि इसमें चेंजेस हैं। वैल्यू एंड परसेप्शन, आपके माइंड में किस चीज़ की क्या वैल्यू है, सामने वाले कल्चर का बंदा जो है उसके माइंड में क्या वैल्यू है, तो उस दोनों को आपने कंपेयर करना है, उस तरह आपने उससे बात करनी है। वैल्यू आर द स्टैंडर्ड्स एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड परसेप्शन दैट आर पर्सनस व्यू ऑफ इन इवेंट्स। अब आपके व्यू करता है, आपके पर्सन, हमेशा आप लोग पॉजिटिव सोचो। एक बात याद रखना, वेन एवर यू थिंक पॉजिटिव यू शुड बिकम अ जीनियस। हमेशा पॉजिटिव सोचो तो आप जीनियस बन सकते हो। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते हो तो आप कभी भी जीनियस नहीं बन सकते हो। उसके बाद स्पेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पेस। अगर आपने कम्युनिटी में आपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें तो आप स्पेस का ज़्यादा ख्याल रखो। स्पेस में आपके पास इंटीमेट्स, अपने सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, स्पेशली माँ बाप के साथ वाइफ। इंटीमेसी में क्या है, 1 से लेकर 1.5 फीट तक आप खड़े हो सकते हो। फिर पर्सनल है, 1 से लेकर 4 फीट तक आप खड़े हो सकते हो। सोशल है, 4 से 12 फीट। पब्लिक है, 12 से 15 फीट। तो ये स्पेस आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकती है, उसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं आगे स्पेस को। इंटीमेट टच टू 1 and 2 फीट आप उसको कहते हैं टचिंग, जिसको आप टच कर सकते हो, मीन्स सिस्टर्स को या किसी के साथ हाथ मिला सकते हो, उसके आस 1 से 1.5 फीट आप खड़े हो सकते हो। पर्सनल मीन्स आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, बाकी आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, उसके साथ 4 फीट तक। फिर सोशल 4 to 12 फीट आपके पास है। फिर उसके बाद पब्लिक है, 12 to 15 फीट आपके पास है। पर्सनल स्पेस आपके पास क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है आपके, उसमें जो सोशल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस है वो आपके पास पर्सनल में आ सकते हैं। जो इंटीमेट है आपके फैमिली मेम्बर्स, उन लोगों में आ सकते हैं, सही। वायलेशन इनटू अनदर इंडिविजुअल पर्सन स्पेस क्रिएट टेंशन। अगर आप एक फ़ीमेल के बहुत ज़्यादा करीब खड़े होते हो, मतलब 1 फीट में या 1.5 फीट में, तो उसको अच्छा नहीं लगता। हमेशा फीमेल से 4 फीट की दूरी में आप लोगों को खड़ा करना होना चाहिए, चाहे आपका क्लास 12 हो, चाहे आपके साथ हेल्थ केयर प्रोफेशन में हो, लेकिन आपने 4 फीट दूर खड़ा होना है। कोशिश करना है कि आप थोड़ा सा उससे दूर खड़े होकर बात करें। अब ये देखो, बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हो तो उसको स्ट्रेस हो रहा है कि क्यों मेरे पास आ रही है, क्यों मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फीमेल को स्पेशली बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखें कि फ़ीमेल और आपके बीच में 4 फीट का स्पेस होना चाहिए। ये कॉमनली एक स्पेस का इमेज दिया है, 0.5, 1 and 2 मीटर्स एंड 0.3 मीटर्स में हमने दिया है स्पेस का। ये आप देख लो, ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट है, तो आप लोगों ने जस्ट याद करना है उसको, सही है। अच्छा, फैक्टर इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन में आपके पास कौन कौन से फैक्टर है, आप
5 पे क्या है, रोल इन रिलेशनशिप। आपका क्या रोल है, क्या रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ, उस हिसाब से आप उसको डील करोगे, सही है। इन्वायरमेंट को आपने देखना है कि लेक ऑफ प्राइवेसी, स्पेशली हेल्थ केयर में प्राइवेसी, नॉइस, टेम्परेचर, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल आप रखोगे, सही इन्वायरमेंट में, कि आप इन्वायरमेंट उसको बेटर हो। अगर एक बंदा है उससे आप हिस्ट्री लेते हो और बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आपको प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर जवाब नहीं देंगे। पहले आप उसको इन्वायरमेंट ठीक कर लो, उसके बाद आप उसके साथ कम्युनिकेशंस करोगे तो बेटर फील करेगा। अच्छा, कंग्रुएंस वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द मैसेज में क्या है, इंटरपर्सनल एटीट्यूड्स क्या है बीच में, इंटरपर्सनल एटीट्यूड्स केयर क्या है आपके पास, जो रिस्पेक्ट आप देते हो दूसरों को, लेक ऑफ इंटरेस्ट और कूलनेस इन हैबिट कम्युनिकेशन, ये चीज़ उसमें आ जाती है। फिर प्रियोरिटी क्या है उसमें आपको के पास स्पेसिफिकली आपने एक क्लाइंट्स को आपने कितना स्पेस देना है, कर्टन के हिसाब से देना है, प्राइवेट रूम देना है, वीआईपी रूम देना है, कौन सा रूम देना है, कितना स्पेस उस मरीज़ का आप देते हो, उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके पास क्या है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर आप देखते हो, मोमेंट एंड यूज़ ऑफ टच आप देखते हो, इंसेशनल स्किल्स, ऑब्जर्वेशंस, प्रिपरेशंस, पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर एंड गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ सेल्फ, अदर एंड आई कंटेक्ट, ये चीज़ें आप उसमें देखते हो। फिर गेस्चर में आप देखते हो कि कल्चर्स एंड कंपोनेंट्स क्या है आपके पास, बॉडी लैंग्वेज, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपकी बॉडी के इशारे और आपकी बॉडी को लोग देखकर लोगों को पता चलता है कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों इस तरह करता है। जैसे आपके टीचर्स को पता चलता है, आपके माँ बाप को पता चलता है, तो इस तरह बाकी लोगों को भी पता चल सकता है। तो हमेशा आपने कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीइंग अ नर्स के लिए। थेरापेटिक कम्युनिकेशंस का मतलब क्या है कि एक मरीज़ आपके पास एडमिट हुआ और उसको अपनी कंफर्ट पोजीशन दिया, उसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशंस कहते हैं। अब आप इमेजिन करो, इसको आप पढ़ो, इस सेंटेंस को, आपको एहसास हो जाएगा कि हमें थेरापेटिक कम्युनिकेशंस करनी है या नहीं करनी है। इमेजिन अ न्यू एडमिटेड पेशेंट सराउंडिंग बाय अ स्ट्रेंज टेक्नोलॉजी, इंटीमेटेड बाय अ थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, इंजियस एंड अनकम्फर्ट, उसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इन्वायरमेंट है, अनकम्फर्ट है। ड्रेस इन अ फ्लैपिंग्स हॉस्पिटल गाउन्स, आपने हॉस्पिटल का गाउन पहना है जिस तरह कोविड-19 में था। प्रेकिंग बाय अ फिलेबार्टमस अनअवेयर व्हेन द डॉक्टर्स विल अराइव्स, उसने क्या किया, आपने उसको ब्लड ले लिया आपने, या आपने उससे किनोला पास किया और आप उसको पता नहीं कि डॉक्टर कब आएगा। लिफ्ट द वेट द स्ट्रेचर्स इन द कूल हॉलवे अनटिल इन रूम इज़ असाइन, आपने मरीज़ को बाहर खुली जगह पे छोड़ा है इमरजेंसी के सामने और वो इन्वेस्टिगेशंस का वेट कर रहा है या डॉक्टर ने उसको नहीं देखा है। तो इट्स मीन्स इमेजिन्स करो आप खुद, अगर आपको के साथ कोई इस तरह कर ले तो आप पे क्या फ़ील होगा। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम मरीज़ की भी इस तरह हेल्प करें और मरीज़ को भी हम इस तरह सपोर्ट कर लें। ये जस्ट इमेजिन इसलिए हम मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को एहसास हो जाए। आप पेपेलो ने क्या 1952 में द फर्स्ट नर्स थियोरिस्टा डिफाइन नर्सिंग एज अ इंटरपर्सनल प्रोसेस व्यू बाय नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, उसने कहा नर्सिंग एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, उसमें नर्स क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है। ए इज़ द बेस ऑफ नर्सिंग, बेस ऑफ नर्सिंग के थ्रू पे ये होता है। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द फाउंडिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप, जो आपके पर्सनल स्किल्स है वो आपकी थेरापेटिक कम्युनिकेशन को बिल्ड कर देते हैं। अब मैं आपको पर्सनल स्किल के बारे में ये बताऊँ, IV कैनोला आपके पास है, अगर आप मरीज़ के पास जाते हो उसको रोज़ 2-2 प्रिक करते हो, वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आप मरीज़ को जाते हो, बाकी लोगों ने उसको प्रिक किया और आपने फर्स्ट टाइम उसको IV कैनोला पास किया फर्स्ट प्रिक पे, तो वो हमेशा आपका रिस्पेक्ट भी करेगा, आप पे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और आप उसके साथ कम्युनिकेशन बेटर तरीके से फिर कर सकते हो और आप पे ट्रस्ट भी करेगा। तो ये इंटरपर्सनल स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। थेरापेटिक कम्युनिकेशंस क्या होता है, फेस टू फेस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस दैट फोकस ऑन एडवांस द फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग्स ऑफ पेशेंट। इसमें क्या होता है, इमोशनल वेलबींग ऑफ पेशेंट, आप पेशेंट्स को फ़ायदे के लिए कुछ करते हो और पेशेंट को आप इन्वॉल्व करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। हमेशा पेशेंट आपसे खुश हो, पेशेंट्स की केयर आप बेटर तरीके से करो, उसको आप नाउम्मीद मत करो, तो तब उसको हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। Therapeutic communication is use of communication for the purpose of creating a beneficial outcome for the client। ये क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल जो होते हैं हमारे पास आउटकम उसके लिए करते हैं। उसमें क्या होता है, प्लान इंटरव्यूज़ एट इन अप्रोप्रिएट टाइम, इंटरव्यू अगर आप मरीज़ से लेते हो अप्रोप्रिएट टाइम, अगर आप रात 12 बजे मरीज़ से इंटरव्यू लोगे तो मरीज़ आपके बारे में क्या सोचेगा कि इसका दिमाग ठीक है, सोने के टाइम में ही आया है। तो इट्स मीन्स आप अप्रोप्रिएट टाइम उसके लिए डेवलप करो, मरीज़ से इन्फॉर्म कंसर्ट ले लो, उसके बाद जाओ इंटरव्यू ले लो ना।
फिर क्या करो, इशू और प्राइवेसी, हमेशा प्राइवेसी अपने मेंटेन रखना है मरीज़ का। इस्टेब्लिश गाइडेंस फॉर द थेरापेटिक इंटरेक्शंस, आपने क्या करना है, थेरापेटिक इंटरेक्शंस के लिए गाइडेंस आपने देनी है। प्रोवाइड फॉर कंफर्ट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, हमेशा आपने क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है। एक्सेप्ट द क्लाइंट एग्जैक्टली एज इज़, आपने एक्सेप्ट करना है क्लाइंट को एज इज जैसा कि वो है आपके पास। थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या है, यूज़ साइलेंस, आपने क्या करना है, साइलेंस यूज़ करना है, फ्यूज़ रहना है। साइलेंस दैट में एक्सटेंड फॉर सेवरल सेकंड, आपने काफ़ी टाइम के लिए साइलेंट रहना है। ये नहीं कि जस्ट आप बात करो मरीज़ बात ना करे। जब मरीज़ बात करते हैं आप थोड़ा सा खामोश हो। मरीज़ ने गम की बात की, ठीक है आप थोड़ा सा सैड हो जाओ। मरीज़ ने खुशी की बात की, आप थोड़ा सा हंस लो। तो इसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक कम्युनिकेशंस कहते हैं। प्रोवाइड जनरल लीड्स, फिर जनरल लीड्स के लिए प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन दैट इंकरेज द क्लाइंट वर्बलाइजेशंस, आप इस तरह क्वेश्चंस कर लो कि क्लाइंट को वर्बलाइज करें, क्लाइंट से वो लीडिंग क्वेश्चंस करो कि क्लाइंट आपके अपने बारे में कुछ और आपको बताए। लीडिंग क्वेश्चन हम उसको कहते हैं, अच्छा जो आपने बताया उसके आगे क्या हुआ उसको लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं, कि मीन्स वो पूरा हिस्ट्री आपको बताए हॉस्पिटल का। बीइंग स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक उस डिजीज़ के हिसाब से रखना है, पर्सनल चीज़ें उसके साथ डिस्कस नहीं करनी है। यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपने क्या करना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है यस नो। ओपन एंडेड क्वेश्चन हाँ आप इनवाइट कर लो, जितना लॉन्ग वो दे दे वो आप उसको जवाब दे दो, जवाब उसका सुन लो, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। यूज टच, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टच टू री इन्फोर्स केयरिंग फीलिंग। अब मरीज़ बहुत ज़्यादा गम में है तो आप उसके कंधे पे हाथ रखो तो मरीज़ थोड़ा सा खुश होगा, या उसके सर पे हाथ रखो तो मरीज़ खुश होगा। सही, इसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक टच कहते हैं। थेरापेटिक टच कहते हैं कि मीन्स मरीज़ को ऐसा फील हो कि मैं अकेला हूँ, मरीज़ को फील हो जाए हाँ मेरे पास नर्सेस हैं, नर्सेस मेरे केयर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे तसल्ली देंगे। रिस्ट्रेनिंग आर पैराफ्रेजिंग, रिस्ट्रेनिंग मरीज़ को अपने बांधना, ये चीज़ें नहीं है, एथिकली अलाउ नहीं होती। सही है, क्योंकि इसकी फीलिंग और वर्ड्स जो है वो अच्छी नहीं होती। तो आपने हमेशा कहना बेसिक मैसेज को जो रिपीट करना है, थॉट्स और फीलिंग को सेम वर्ड्स में। सही, सीकिंग क्लेरिफिकेशंस, आपने क्या करना है, क्लेरिफाइड करना है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जो मैसेज हो उसको आप मोर अंडरस्टैंडेबल बनाओ, उसको आप अंडरस्टैंड करो। मरीज़ ने कहा कि मुझे डायबिटिक था, अच्छा डायबिटिक आपको था, आपके कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हुए थे वो दिखाओ, उसको आप देख लो हाँ उसमें है कि नहीं है, झूठ बोल रहा है या वैसे कह रहा है, या किसी के पास गया था टेक्नीशियंस के पास या किसी हकीम के पास, उसने उसको बताया। तो आपके पास प्रूफ क्लेरिफाई करने चाहिए चीज़ों को। ऑफरिंग सेल्फ, खुद को आप उसके लिए ऑफ़र करोगे, हाँ मैं आपके पास हूँ, आपकी केयर में के लिए मैं हूँ यहाँ पे, ये मेरी ड्यूटी है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। गिविंग इन्फॉर्मेशन, उसके डिजीज़ के हिसाब से आप उसको मोर इन्फॉर्मेशन दे दो। क्लेरिफाई टाइम एंड सीक्वेंस, टाइम और सीक्वेंस उसको क्लेरिफाई कर लो। इवेंट सिचुएशंस आर हैपन इन रिलेशनशिप टू टाइम्स। समराइजिंग इन प्लानिंग, स्टेटिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ अ डिस्कशन टू क्लेरिफाई द रिलेवेंट पॉइंट डिस्कशन, आप क्या करो, रिलेवेंट पॉइंट को डिस्कस कर लो उसके बीच में। अब बैरियर क्या है, बहुत ज़्यादा बैरियर आपके पास है, उसमें आपके पास स्टीरियोटाइपिंग्स है, एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग है, बिलीविंग डिफेंसिव है, चैलेंजिंग है, प्रोबिंग है, कल्चर डिफरेंस है, रिजेक्शंस है, चेंज टॉपिक, अनअवेयर, री एश्योरेंस, अननेसेसरी कंफर्ट है, पासिंग जजमेंटल, गिविंग कॉमन एडवाइस एंड लैंग्वेज डिफरेंस। इसको भी आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है। सही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप है, रिजेक्शंस है, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यू में आप लोगों को आ सकते हैं। अब नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशंस क्या है आपके पास, डू नॉट प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेशेंट बट इंस्टेंट स्टडी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प एडवांस इन अंडरस्टैंडिंग द केयर एंड इम्पैक्ट। नॉन थेरापेटिक ट्रायल जो होते हैं वो आपको पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसको एडवांस अंडरस्टैंड कर लें। सही, ऑफ कैंसर एंड इट्स इम्पैक्ट, कि मरीज़ की कैंसर पे क्या इम्पैक्ट होता है। वाई डिड यू थिंक दैट, आप क्यों सोचते हो, वाई डू यू फील दिस वे, आप इस तरह क्यों सोचते हो, वाई डिड यू डू दैट, आपने इस तरह क्यों किया। तो ये नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल आपके पास है। उसमें क्या होता है, डिफाइनिंग, योर डॉक्टर इज़ वेरी गुड, और कहते कि आप उसको डिफाइन कर लो, आपका डॉक्टर बहुत अच्छा है, रियल में वो अच्छा नहीं है और आप उसको फेस कहते हो अच्छा है, तो ये आपके पास नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन है। रिक्वेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन, वाई डिड यू डू दैट, आपने इस तरह क्यों किया, ये नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन है। आप उसको तरीके से भी कह सकते हो, रिफ्लेक्टिव, यू आर नॉट सपोज टू टॉक लाइक दैट, आप इस तरह बात नहीं कर सकते हो, ये इस तरह की आप ना करो। मरीज़ है
उसके ऊपर गम है, उसको स्ट्रेस है, टेंशन है, वो जो बात कर ले आप आराम से सुन लो, स्माइल पास कर लो और उसको आप पॉजिटिव ले लो। लुकिंग टू बिज़ी लुकिंग को ख़ुद को आप ना कर लो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। अगर मरीज़ आपके पास आए, लिटरली रिस्पॉन्स इट इज़ नॉट एम्प्टी देन यू शुड ईट मोर। सही मीन्स आपने लिटरली रिस्पॉन्स नहीं देना है, सही तरीके से उसको समझाना है। अपीयर अनकम्फर्ट इन साइलेंस, ये भी गलत है कि आप अनकम्फर्ट है साइलेंस में। अवॉइड सेंसिटिव टॉपिक्स, अवॉइड करते हो सेंसिटिव टॉपिक्स को। आर्ग्यूइंग एंड टेलिंग द क्लाइंट इज़ रॉन्ग, आर्ग्यूइंग करते हो कि आप गलत बोल रहे हो। हैविंग अ क्लोज पोस्चर्स क्रॉस द आर्म ऑन चेस्ट, आप क्या करते हो क्लोज पोस्चर देते हो मरीज़ को। मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल और पेशेंट को टच करने के भी अपने एक अंदाज़ होता है। आपने बहुत ज़्यादा क्लोज अगर मरीज़ के पास होते टच करते तो मरीज़ को भी बुरा लगता है, इस तरह उसको भी बुरा लग सकता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है? होलिस्टिक व्यू ऑफ द क्लाइंट्स, होलिस्टिक मीन्स होल आप देखोगे। फैसिलिटेट द क्लाइंट ऑटोनॉमी, क्लाइंट की ऑटोनॉमी को आपने फैसिलिटेट करना है। रिड्यूस रिस्क ऑफ अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस बाय द प्रोफेशंस, वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट प्लान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास फिर क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर इस तरह करेंगे। सही, थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Hope you are upload the lectures, you can see again and again. Now we start documentations. Documentation is most important in nursing. In documentation, first of all you should document all the activities, all the intervention, what you did in your shift. इंट्रोडक्शंस में हम पढ़ते हैं इन मॉडर्न नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन द क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट केयर गिवर्स अबाउट देयर पेशेंट. Documentation is a communication tool for exchange of information stored in record between nurses and other caregivers. डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास क्या है? ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्वालिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ केयर गिवर्स, डॉक्टर्स के बीच में, नर्सेज के बीच में, टेक्नीशियंस के बीच में, सब के बीच में ये एक क्या होता है? आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल होता है डॉक्यूमेंटेशंस। कम्युनिकेशन टूल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। ये स्टोर करता है रिकॉर्ड्स बिटवीन नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर, नर्सेज और बाकी दूसरे. इंट्रोडक्शंस. क्वालिटी नर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोमोट स्ट्रक्चर, consistent and effective communications between caregivers and facilities, continuities and individual of care and safety of patients. क्वालिटी नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है? उसकी वजह से क्या होता है? प्रोमोट करता है स्ट्रक्चर को, जो कंसिस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है बिटवीन केयर गिवर के बीच में, फैसिलिटेटर्स के बीच में, कंटिन्यूस केयर देता है, मीन्स बीच में गैप नहीं आता है, कोई चीज़ मिस नहीं होगा, कोई मेडिकेशन मिस नहीं होगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगा और पेशेंट सेफ़ रहेगा, उसको डबल डोज नहीं मिलेगा, रॉन्ग डोज नहीं मिलेगा, ड्रग ओवरडोज नहीं होगा। तो इन सब मसलों से क्या होता है? वो सेफ रहता है. Definition. Documentation in nursing present in anything written or electronics generate that describe the status of clients on the care or service given to the clients. डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है? एनीथिंग रिटर्न्स, जो चीज़ रिटर्न में आपके पास है, आल इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड या आपने कंप्यूटर पे जनरेट किया है, दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द स्टेटस ऑफ क्लाइंट, मरीज़ की स्टेटस को, ऑन द केयर और सर्विस गिवन द क्लाइंट, जो सर्विस आप देते हो मरीज़ को उसके हिसाब से. अब डॉक्यूमेंटेशन दो तरीक़ों से होता है, एक रिटर्न में होता है और एक इलेक्ट्रॉनिकली. आजकल अगर आप देख लो जितनी भी हॉस्पिटल हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिकली हम डॉक्यूमेंट करते हैं. मरीज़ के फ़ाइल वहाँ पे ओपन होता है, उसमें हम नोट्स भी लिख सकते हैं, नर्सिंग नोट्स हो गए आपके, हिस्ट्री टेकिंग जब हम लेते हैं वो भी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, और रिटर्न में भी हमारे पास होता है. नर्सेज डॉक्यूमेंटेशन रिफर टू रिटर्न्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मेंटेन क्लाइंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू द नर्सिंग प्रोसेस. उसमें क्या होता है कि ऑब्टेन करता है किस चीज़ के थ्रू? नर्सिंग इंफॉर्मेशन. दो तरीक़ों की वजह से, या रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. पर्पज़ क्या है? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन को क्या करें? फैसिलिटेट करें. ये एक तरीक़ा है कम्युनिकेशंस के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं.
Nurses communicate the other nurses and care providers their assessment about the state of client nursing interventions that are carried out, and the result of these interventions through accurate documents it decrease the potential of miscommunication of error. मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि नर्सेज जो हमारे पास करते हैं, केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, अगर वो सब एक्शंस को, इंटरवेंशंस को वो डॉक्यूमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, जितनी भी हमारे पास मिस कम्युनिकेशंस एरर्स होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और अच्छा और सही तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। टू प्रोमोट गुड नर्सिंग केयर, हम क्या करेंगे, गुड नर्सिंग केयर को हम प्रोमोट करते हैं। इनकरेज नर्सेज टू असेस द क्लाइंट प्रोग्रेस एंड टू डिटरमाइन which interventions are effective, non-effective, identify the documents, the change to the plan of care is needed. प्रमोट गुड नर्सिंग केयर, मैंने आपको कहा क्या करता है, गुड नर्सिंग केयर को प्रमोट करता है। किस तरह प्रमोट करता है, इफेक्टिव इंटरवेंशन हम करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चेंज उसमें आया है कि नहीं आया है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि नर्सिंग केयर प्लान हम बनाते हैं, वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो टाइम के साथ हम चेंज कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह उसमें क्या करते हैं, हमारी प्रोमोट करते हैं गुड हेल्थ को, अगर हम एनसीपी बनाते हैं मरीज़ के लिए। फैसिलिटेटिंग नर्सिंग रिसर्च, वेरी गुड। अगर नर्सिंग रिसर्च आप करते हैं तो उसको में क्वालिटी केयर देते हैं, क्वालिटी नर्सिंग प्रैक्टिस हम देते हैं। हम एक चीज़ पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसके थ्रू हम क्वालिटी केयर फिर दे सकते हैं। टू मीट प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स, हम क्या करते हैं, मिलते हैं प्रोफेशनल एंड लीगल स्टैंडर्ड के साथ। अगर आपने एक इंजेक्शन लगाया और उसने रिएक्शंस किया तो आप लीगली सेफ़ होंगे तब जब आपने डॉक्यूमेंट किया है कि कौन सा इंजेक्शन लगाया था और उसकी क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या नहीं होते, किसने उसको लिखा था। तो इसलिए आपने हमेशा वो चीज़ करना है जो आपके लिए लिखते हैं। अगर कोई चीज़ फाइल में नहीं लिखा है तो आपने नहीं लगाना, ये एक बात याद रखना। इंपॉर्टेंट मैटर क्या आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन डेट विद इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप द नर्स हैड अप्लाइड नर्सिंग नॉलेज के लिए वो अप्लाई करते हैं, स्किल्स के लिए देयर जजमेंट्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, और उसके जजमेंट के लिए जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, अब आपके पास क्या है, नंबर 1 फैक्चुअल हम किस चीज़ को कहते हैं, डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट द नर्स सी, हेयर, फील, स्मेल एंड थिंक। सब्जेक्टिव डेटा इज डॉक्यूमेंट इन क्लाइंट एग्जैक्ट वर्ड्स विद इन द कोटेशन मार्क्स। दो चीज़ें हैं, जो आपने देखा, जो आपने स्मेल किया, जो आपने फील किया, जो आपने थिंक किया, वो आप लिखते हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं। अब अगर आपके पास सब्जेक्टिव है जो पेशेंट आपको बताते हैं, लेकिन आपने उसको क्या करना है, इंटरोगेटेड कोटेशन के मार्क के अंदर लिखना है। कोटेशन मार्क के अंदर आपने क्या करना है, उसको लिखना है, जो पेशेंट के अल्फाज है वही अल्फाज आपने लिखना है, बीच में कोटेशन मार्क में आपने बंद करने हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा। जो ऑब्जेक्टिव डेटा है, जो आप नर्स खुद देखता है, सुनता है, फील करता है या स्मेल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। फैक्चुअल हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्ट, हकीकत हम लिखेंगे। नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है, आप सबको पता है, टू यूज़ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। एक्यूरेट ईजी इनटेक ऑफ 400 ml ऑफ वाटर देन रिटर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप मरीज़ की इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड रखते हो, जो मरीज़ जितना पानी लेता है, जितनी दफ़ा स्टूल पास करता है या जितनी दफ़ा वोमिट करते हैं, तो आपने एक्यूरेट लिखना है, झूठ खुद से नहीं लिखना है कि हाँ इतना किया होगा, आपने एक्यूरेट लिखना है। कंप्लीट के वर्ड से पता चलता है, बी श्योर टू इंक्लूड कंडीशन चेंज, पेशेंट रिस्पॉन्स, स्पेशली अनयूजुअल, अनडिजायर और इनएफेक्टिव रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स, फैमिलीज एंटायर इन ऑल एस्पेक्ट एंड रेविड असेसमेंट। ये आप लोगों को पता है कि कंप्लीट हम करेंगे, मरीज़ से भी, फैमिली से भी, सब चीज़ों पे हम कर लेंगे। डू नॉट यूज़, क्या यूज़ हम नहीं करेंगे, वेगस टर्म्स, वो टर्म्स हम यूज़ नहीं करेंगे जो किसी को समझ नहीं आती है, हम एक्यूरेट और सीधा वर्ड यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम एंड डेट, फर्स्ट आपने क्या लिखना है, टाइम एंड डेट लिखना है। रिकॉर्ड टाइम टू कन्वेंशनल मैनर्स, e.g. 9 AM या 6 PM और अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक। जिस हॉस्पिटल में पॉलिसी उस हिसाब से हम लिखेंगे। 9 AM तो आपने पूरे सिर्फ 9 नहीं लिखना है, 9 AM या PM अपने साथ में लिखना है। इस तरह 6 AM PM अपने साथ में लिखना है। अवॉइड रिकॉर्ड द एडवांस
द प्रैक्टिकल आर इलीगल, इलीगल आपने नहीं लिखना है। सेकंड पे आपके पास कि कंसाइज, कंसाइज का मतलब क्या है, रिकॉर्ड नीड टू बी ब्रीफ एज विल एज कंप्लीट टू सेव टाइम एंड कम्युनिकेशन। आपने कंसाइज शॉर्ट लिखना है, पूरा बात लिखना है लेकिन शॉर्ट लिखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जो पढ़ रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट ना हो और उसको समझ आ जाए आसानी से। लेजिबल्स, यूज़ ब्लैक पेन्स क्लियर इनफ टू रीड। आपने क्या करना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है ताकि क्लियरली वो क्या करे, उसको रीड कर लें। पार्टिकुलरली हैंड राइटिंग्स, आपने अच्छी खुशगवार और सही हैंड राइटिंग आपने यूज़ करना है। एनी मिस्टेक अगर वाइल रिकॉर्डिंग ड्रॉ द लाइन्स थ्रू इट एंड राइट अबव आर नेक्स्ट ओरिजिनल एंट्री विद योर इनिशियल आर नेम। आपने क्या लिखना है, अगर एक जगह पे मिस्टेक है तो आपने उसके ऊपर लाइन लिखाना है, उसके ऊपर लिखना है या साइड पे लिखना है और साथ में अपना नाम भी लिखना है कि ये मैंने काटा है, ये मैंने लिखना है। डू एंड डू नॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डू चार्ट्स चेंज, शो फॉलो अप, रीड प्रायर नोट्स, बी टाइमली, ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल, करेक्ट एरर्स, चार्ट टीचिंग्स, कोटेशन मार्क्स एंड रिस्पॉन्स, ये सब आपने करने हैं। अब क्या नहीं करने, डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेसिस, ब्लैंक स्पेस आपने नहीं छोड़ना है। क्यों, अगर आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ा, बाहर से कोई आया उसने उसके अंदर लिखा, फिर क्या करोगे, फिर जवाब आपके पास नहीं होगा, इसलिए आपने ब्लैंक स्पेस आपने नहीं छोड़ना है। चार्ट इन एडवांस, एडवांस में चार्ट आपने फिल नहीं करना है। यूज़ यूनिन्यूक्लियर टर्म्स, यूनिन्यूक्लियर मीन्स टर्म, वो टर्म्स आपने यूज़ करें जो एक्सेप्टेबल हो कम्युनिटी में, पूरे कम्युनिटी में वो क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। चार्ट फॉर अदर, दूसरे के लिए चार्ट मत बनाओ। अल्टर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को ख़राब मत करो। रिकॉर्ड इजम्पशंस, खुद से रिकॉर्ड मत डालो कि हाँ इतना होगा, आपने पहले प्रॉपर मेजरमेंट करना है, उसके बाद आपने लिखना है प्रॉपर। इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स इन पेशेंट रिकॉर्ड, इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स क्या हैं, IV इन्फिल्ट्रेशन बिकॉज नाइट शिफ्ट फॉर गॉड टू चेक इट, ये इनअप्रोप्रिएट है कमेंट्स हैं कि IV उसका क्या हुआ, इन्फिल्ट्रेट, IV में इन्फेक्शन हुआ है या उसमें स्वेलिंग हुआ है, क्यों, क्योंकि नाइट शिफ्ट ने भूल गए थे कि उसने चेक नहीं किया। पेशेंट गोइंग इन शॉक कैन नॉट रीच डॉक्टर जॉन्स पर यूजुअल, आपने कहा कि पेशेंट शॉक में गया, डॉक्टर जॉन जो था वो टाइम पे नहीं आया। तो इस तरह कमेंट्स आपने नहीं लिखने, इस तरह इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स आपने नहीं लिखने कभी भी। फिजिशियन नोट, वंस अगेन द लैब फॉरगॉट टू ड्रॉ द पेशेंट PTPT दिस आर्म्स, उसने जिस आर्म से कहा था उससे नहीं निकाला, ये नहीं लिखना है। फिजिशियन नोट, इफ़ द नर्सेज वुड लर्न्स टू रीड मेडिकेशन ऑर्डर्स वी वुड हैव अलॉट फेवर्स इमरजेंसीज अराउंड हेयर, ये भी आप इस तरह के कमेंट्स मत लिखना। पेशेंट रिसीव इनसफिशिएंट केयर टुडे बिकॉज नर्स पेशेंट रेशो वाज 1:7। फिजिशियन नोट, फिजिशियन ने कहा कि नर्स पे वर्क बर्डन ज़्यादा था इसलिए उसने इनसफिशिएंट केयर किया। पेशेंट फेल ड्यू टू लेक्स नर्सिंग सुपरवाइज़र, ये देख लो। इस तरह की कमेंट्स आपने नहीं लिखी जिससे झगड़े पैदा होते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होते हैं। आपने हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है। कॉमन एमंग हेल्थ केयर टीम, कॉमन क्या होते हैं, हेल्थ टीम कम्युनिकेट थ्रू डिस्कशन, डिस्कशन होनी चाहिए। रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड कीपिंग्स, रिकॉर्ड इज़ ऑलवेज रिटन, इट इज़ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड पेशेंट प्रोग्रेस एंड ट्रीटमेंट। आपने क्या करना है, रिकॉर्ड ऑलवेज आपने लिखना है फॉर्मल तरीके से, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, एंड पेशेंट प्रोग्रेस और ट्रीटमेंट के हिसाब से आपने उसको देखना है। ये हमारे पास रेफरेंसेस में आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़, होप आप लोगों को समझ आ गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँ जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। समराइज़ करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। नंबर 1, कभी फ़ोन पे अगर किसी ने आपको कॉल किया तो आपने उसको इंजेक्शन नहीं लगाना है। किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, ओरल ऑर्डर आपने फॉलो नहीं करना है। आपने हमेशा रिटर्न फॉलो करना है, क्या रिटर्न फॉलो करना है, क्योंकि बाद में मसला आएगा, आप फंस जाओगे, वो बंदा कहे कि मैंने नहीं कहा था, फिर आप क्या करोगे। तो हमेशा अपने रिटर्न ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले डॉक्टर को लिखो फिर आप लगाओ, चाहे वो इंजेक्शन लाइसेंस क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास पेनाडाल टेबलेट्स क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसने नहीं लिखा है तब तक आपने नहीं लगाना, ये बात याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप शेयर नेक्स्ट स्लाइड्स MCQs विद यू पीपल।